विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 5 चल रही थी, अपना अगला लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ। हमने इसमें बूलियन अलजेब्रा के बारे में देख लिया था और इसमें अपन ने एक डी मॉर्गन थ्योरम देखी थी जो इम्पोर्टेंट है। इसका आपका एग्जाम्पल में भी काम में आती है और प्रैक्टिकल्स भी है, और इससे संबंधित जो संक्रियाएं हैं बूलियन अलजेब्रा से संबंधित, ये संक्रियाएं हैं। आगे न्यूमेरिकल्स भी इसके आते हैं, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब हम आते हैं स्विचिंग। डायोड स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। पीएन डायोड के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा को ऑन या ऑफ करने का कार्य जो है वो स्विच करता है। आदर्श स्विच का ऑन अवस्था में प्रतिरोध शून्य होता है। जब प्रतिरोध शून्य होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, और ऑफ अवस्था में प्रतिरोध अनंत होता है तो करंट नहीं आएगा। तो अर्धचालक जो है डायोड स्विच के रूप में के अनुरूप ही होता है। यथेष्ट रूप से अग्रबायस अवस्था में होता है। तो अपन देखते हैं अग्रबायस अवस्था में क्या करते हैं, P को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो अग्रबायस की अवस्था में प्रतिरोध डायोड का बहुत कम होता है, परंतु शून्य नहीं होता है। इस प्रकार पश्च बायस जब अपन डायोड को करते हैं तो उसमें P को नेगेटिव से जोड़ते हैं और N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और उस अवस्था में इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लगभग 10⁵ ओम होता है, परंतु अनंत नहीं होता है। इस प्रकार स्विच के लिए डायोड एक आदर्श युक्ति नहीं है, क्योंकि स्विच के रूप में प्रतिरोध ऑफ अवस्था में अनंत होता है और ऑन अवस्था में प्रतिरोध शून्य होता है, जबकि यहां पर अपन देखते हैं तो वो आदर्श युक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त डायोड के प्रतिरोध पर वोल्टा पतन से संकेत का विक्षोपण, अपह्रास, डिजनरेशन होता है, जिससे यदि संकेत को एक से अधिक डायोडों से गुजरना पड़ता है तो ह्रास इस सीमा तक हो जाता है कि उच्च वोल्टा संकेत अवस्था 1 निर्गम पर निम्न वोल्टा संकेत अवस्था 0 के रूप में प्रक्षिप्त हो जाता है। बात को समझिए, जब अपन किसी को एक से अधिक डायोडों के बीच में से गुजारते हैं तो इधर से अपन आउटपुट 1 दे रहे हैं, लेकिन उसका जो ह्रास होता जाता है तो अपन को इतना ह्रास हो जाता है कि निम्न वोल्टा संकेत अवस्था 0 के रूप में प्रेक्षित हो जाता है। तर्क परिपथ लॉजिक सर्किट में शक्ति व्यय की एक महत्वपूर्ण घटक है। इस युक्ति का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक वोल्टा के स्रोत प्रयुक्त करने पड़ते हैं, साथ ही उपयुक्त शीतलन व्यवस्था आवश्यक होती है। पीएन डायोड में पीएन संधि पर अवक्षेपक जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है की उपस्थिति में धारिता कैपेसिटेंस उत्पन्न होती है, जिसका मान बायसिंग वोल्टा पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता में अंतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल के सापेक्ष अधिक गतिशील होते हैं। यदि किसी समय डायोड पर वोल्टा एकाएक परिवर्तित कर दी जाए तो इस परिवर्तन के अनुरूप तुरंत व्यवहार करने लगते हैं।
परंतु होल ऐसा नहीं कर पाते हैं। इन कारण से डायोड में स्विच का चालन सीमित हो गया, तो फिर स्विच ही काम करने लगे। लेकिन एक तरह से डायोड भी स्विच के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? कार्य करते हैं स्विच के रूप में। अब ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे कार्य करते हैं? ट्रांजिस्टर के कार्य द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर बीजेटी को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा कॉमन मोड में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि ट्रांजिस्टर एक धारा नियंत्रक युक्ति है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा कॉमन इमीटर में धारा IB द्वारा निर्गम वोल्टता व धारा नियंत्रित होती है। IB का मान माइक्रो एम्पियर में होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र इस रूप से प्राप्त होता है, जिसमें RL लोड है, संग्राहक पर प्रयुक्त स्रोत वोल्टता VCC है कि लोड लाइन भी दिखाई गई है। तो इसमें निर्गम पर 3 भाग होते हैं। एक सक्रिय क्षेत्र होता है, एक्टिव रीजन, एक सैचुरेशन रीजन होता है और एक होता है कट ऑफ रीजन। ये तो इसको समझने के लिए जब धारा अंतर क्षेत्र में, ये आपका कॉमन इमीटर है, कॉमन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा का ट्रांजिस्टर है, धारा बाहर जा रही है तो NPN है, ये NPN धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। तो P यह है, N यह है, ये है। जब IB 0 है, ये VCC सैचुरेशन रीजन मतलब आपका कट ऑफ रीजन है। जब IB 0 है तो ICO के जहां ICO संग्राहक धारा IC का वह मान है जब ICO संग्राहक धारा का वह मान है जब IB धारा 0 हो तथा संग्राहक संधि पश्चबायित हो। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में कहा जाता है। अंतक अवस्था में संग्राहक पर वोल्टता VCC के तुल्य होती है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए ICO जो है वह 20 नैनो एम्पियर है। 2 × 10⁻⁸ VCC 15 वोल्ट है। तो कट ऑफ रीजन में प्रतिरोध जो होगा वो V/I अर्थात 7.5 × 10⁻+8 750 मेगा ओम, जो बहुत अधिक है। अर्थात कट ऑफ अवस्था में ट्रांजिस्टर लगभग आदर्श स्विच की भांति कार्य करता है। ठीक है। संतृप्त रीजन में तो ये क्या है कि कट ऑफ रीजन के अंदर ये करंट नहीं जाएगी और एक स्विच की भांति कार्य करेगा। और अब आता है संतृप्त क्षेत्र में उत्सर्जक धारा उत्सर्जक आधार संधि के बीच संग्राहक आधार संधि भी अग्रबाह्य हो जाती है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर आपको दिखाया गया है। इसमें VCE 0.2 वोल्ट, VBE 0.8 वोल्ट और VBC 0.6 वोल्ट। ये बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया। इस क्षेत्र में संग्राहक वोल्टता अत्यल्प होती है। इसके अतिरिक्त VCE तथा ICE की आधार धारा IB पर निर्भरता बहुत कम होती है। यदि इस क्षेत्र में VCE और IC का मान ज्ञात करें तो संतृप्त प्रतिरोध कहलाता है और ये एप्रोक्सीमेट 15 ओम प्राप्त होता है। इस प्रकार संतृप्त क्षेत्र में कार्यरत ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में माना जाता है। ध्यान रखिए
कि ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में निर्गम अवस्था पर अधिक वोल्टता प्राप्त होगी और ऑन अवस्था में निर्गम वोल्टता निम्नतम स्तर की रहेगी। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर प्रतिलोमक इन्वर्टर की भांति कार्य करता है। दोनों अंतर क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र में शक्ति का ह्रास बहुत कम होता है। पावर कट ऑफ, संकेत अपरास की समस्या ट्रांजिस्टर स्विच में नहीं होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति भी कार्य करता है। डायोड की भांति ट्रांजिस्टर में धारित्य प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर की निर्गम पर अनुक्रिया निविष्ट संकेत के सापेक्ष विलंबित होती है। ट्रांजिस्टर को तत्काल अंतर क्षेत्र में लाना संभव नहीं है। यदि ट्रांजिस्टर के आधार पर वर्गाकार स्पंद स्क्वायर पल्स का निवेश किया जाए तो निर्गम स्पंद इस तरीके से जो डायग्राम दिखाया है की भांति होगा। किसी तरंग को अधिकतम मान के लिए 10 से 90% तक पहुंचाने में लगा समय इसका राइज टाइम उत्थान काल कहलाता है। आदर्श स्थिति में यह 0 होता है। इस प्रकार अब अवपतन काल भी परिभाषित किया जा सकता है। उत्थान व अवपतन काल प्रभावी धारिता व प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। एक अवस्था में दूसरी अवस्था में स्विच में विलंबन स्पंदों के रूप में संकेत संचरित गति को सीमित करता है। तो सारांश, आदर्श ट्रांजिस्टर स्विच में अभिलाक्षणिक अपेक्षित है। अंतत निवेश प्रतिरोध, 0 निर्गम प्रतिरोध, अनंत लब्धि। संतृप्त अवस्था में 0 संग्राहक उत्सर्जक विभवांतर प्रतिरोध अधिक नहीं होता है और इसमें संतृप्त अवस्था में विभवांतर का प्रतिरोध अधिक नहीं हो। संधि विभवांतर द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर में निवेश प्रतिरोध कम कोटि का होता है, निर्गम प्रतिरोध अधिक कोटि का नहीं होता है, लब्धि बहुत अधिक नहीं होती है और इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे तर्क परिपथ में अवयव नहीं है। क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर तथा धातु ऑक्साइड अर्धचालक युक्तियां संधि ट्रांजिस्टर को अब स्थान ले चुकी है। अब अपन ने ये देखा कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कार्य करता है। जब अंतर क्षेत्र में IB का मान 0 होता है तो जो कट ऑफ आपका IC के बराबर रहेगा, तो जो आपका संतृप्त रीजन में प्रतिरोध जो होगा वो अधिकतम होगा, तो धारा ये आपके अंतर क्षेत्र में धारा नहीं बहेगी और स्विच ऑफ की भांति कार्य करेगा। संतृप्त रीजन में जो है आपका ट्रांजिस्टर एक ऑन के रूप में कार्य करेगा और इस तरीके से इसमें ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कार्य करता है। अब तर्क द्वार जो अपन ने लॉजिक गेट पढ़े थे, एंड गेट, ओर गेट, नॉट गेट, ये बेसिकली एंड गेट, नॉट गेट जो है वो डायोड के संयोजन व ट्रांजिस्टर के संयोजन से ही ये बनते हैं। बेसिकली अपन को जब लॉजिक गेट्स देखे तो ये कंप्यूटर्स वगैरह जो है 0-1 की भाषा ही समझता है। तो इनका जो बेसिकली ये आए हैं वो बने हैं जो डायोड से ही बने। किस तरीके से बनते हैं ये अपन देखते हैं। तर्क द्वार, तर्क संक्रियाओं की परिपथों द्वारा प्राप्ति। लॉजिक गेट सर्किट रिलेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस। तर्क परिपथ में प्रयुक्त अवयवों के आधार पर अनेक रूप में इनकी संरचना की जा सकती है। किस तरीके से की कर सकती है अपन देखते हैं कि 2 प्रमुख तकनीकी प्रयुक्त की जाती है।
द्विध्रुवी तथा धातु ऑक्साइड अर्धचालक द्विध्रुवी तकनीकी लघु मानक एकीकरण तथा मध्यम मान एकीकरण में अधिक उपयुक्त होती है, जबकि धातु ऑक्साइड अर्धचालक तकनीकी बहुत एकीकरण में अधिक प्रभावी रहती है। यहां हम केवल द्विध्रुवी के बारे में देखेंगे। द्विध्रुवी को मुख्यतः तीन प्रमुख कुल हैं: DTL डायोड ट्रांजिस्टर तर्क लॉजिक, TTL ट्रांजिस्टर तर्क और एक ECL उत्सर्जक युग्मित तर्क। तो अपन इनके बारे में आगे देखेंगे। तो पहले है DTL। तर्क परिपथ के लिए अनेक निवेश निर्धारित किए जा सकते हैं। निवेशों की संख्या जो कि परिपथ से जोड़े जा सकते हैं उसका पंख निवेशांक कहलाता है। इस प्रकार एक तर्क परिपथ में जितने परिपथों को संचालित कर सकते हैं उनकी संख्या पंख निर्माण आउटपुट कहलाती है। तर्क परिपथ में सामान्यतः 5 वोल्ट व 0 वोल्ट पॉजिटिव लॉजिक में अवस्था 1 व जो 5 वोल्ट है वो पॉजिटिव लॉजिक में मतलब धनात्मक लॉजिक में अवस्था 1 बताएगा, और जो 0 है वह अवस्था 0 को निरूपित करता है। ऋणात्मक तर्क नेगेटिव लॉजिक में माइनस वोल्ट 5 वोल्ट वो 0 वोल्ट है, वो अवस्था 1 वह 0 को निरूपित करते हैं। तो तर्क परिपथों के विवेचन से हम धनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं। अब नोट या प्रतिलोमी इन्वर्सन। नोट संक्रिया या प्रतिलोमी संक्रिया उभयनिष्ठ वोल्टता की अवस्था 1 युक्त करने पर ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। निवेश वोल्टता 1 होगी तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, जिससे निर्गम संग्राहक वोल्टता अपन को 0 प्राप्त होगी। और इसके विपरीत यदि निवेशी अवस्था 0 आरोपित करने पर ट्रांजिस्टर अंतर क्षेत्र में कार्य करेगा और निर्गम वोल्टता अपन को 1 प्राप्त होगी। आपने इनपुट 1 दिया, ये 1 यहां है, ये प्लस VCC है, तो आपको P से N की ओर जाएंगे तो यहां से करंट फ्लो होगा और आउटपुट आपको 0 प्राप्त होगा। और जब ट्रांजिस्टर अंतर क्षेत्र में कार्य करता है, जब आप इसको 0 देंगे तो इसके विपरीत सीधा आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें वोल्टता का ह्रास नहीं होता है। तर्क परिपथ में प्रदर्शित है कि Vi = 0 तो आधार खुले परिपथ में होता है और ट्रांजिस्टर अंतर क्षेत्र में कार्य करता है। इस स्थिति में आधार वोल्टता VBE = -VBB RB/R+RB होगी। यह वोल्टता ऋणात्मक होने से ट्रांजिस्टर निश्चित ही अंतर क्षेत्र में होगा, और जब Vi उच्च वोल्टता की अवस्था में 1 में है तो आधार धारा IB इतनी होनी चाहिए कि ट्रांजिस्टर को संतृप्त क्षेत्र में ले जा सके। तो IC सैचुरेशन अवस्था में संग्राहक धारा है तो IB > IC/HFE। तो IC सैचुरेशन रीजन की वैल्यू ये हो जाएगी, IB > VCC/HFE/RC। तो संतृप्त अवस्था में आधार उत्सर्जक के मध्य विभवांतर जो है नियत होता है VB 0.8 वोल्ट। तो जो डायग्राम था उसके अनुसार I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। मान ज्ञात करने के पश्चात IB का मान अपन प्राप्त करके समीकरण नंबर 1 में रखते हैं।
तो IBRB के उपयुक्त मान से पुष्टि की जा सकती है और आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब अपन एंड गेट के बारे में आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि एंड गेट को अपन कैसे प्राप्त करते हैं। फिर भी आप इसको देखें और पढ़ें।